जय बद्री केदारनाथ। बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आपका मेरे एक और यूट्यूब वीडियो पे। और आज हम बात करने वाले हैं, जैसा कि आपने टाइटल में देख लिया होगा, निप्पॉन म्यूचुअल फंड्स के बारे में। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता ही होगा कि सेबी ने निप्पॉन म्यूचुअल फंड के ऊपर इंक्वायरी बैठा रखी है। और आइए सबसे पहले बात कर लेते हैं कि इंक्वायरी किस वजह से हो रही है, क्या केस है। और सिमिलर ऑन द सिमिलर लाइन तो नहीं है, क्वांट की इंक्वायरी का बेसिस कुछ और था। क्वांट म्यूचुअल फंड पे जो इंक्वायरी हुई थी सेबी के द्वारा, तो उस इंक्वायरी का बेसिस कुछ और था और इस इंक्वायरी का बेसिस कुछ और है। तो आइए एक बार पढ़ लेते हैं कि न्यूज़ क्या है। निपॉन लाइफ इंडिया म्यूचुअल फंड फेसेस सेबी प्रोब ओवर 1830 करोड़ लॉसेज इन यस बैंक 81 बॉन्ड्स एलेज क्विड प्रो को एंड रेगुलेटरी लैप्सेस फ्रॉम 2016 से 20। यानी कि जो मामला है ये पुराना है, ठीक है, ये आज का मामला नहीं है। लगभग आप समझ लो कि 7-8 साल पुराना मामला है। इन्वेस्टर्स इन स्कीम्स ऑफ द अर्स्टवेल रिलायंस म्यूचुअल फंड नाउ निपॉन लाइफ इंडिया म्यूचुअल फंड हैव फेस क्यूमुलेटिव लॉसेज ऑफ नियरली 1830 करोड़। तो जो अमाउंट इन्वॉल्व है वो भी बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं है, क्योंकि कंसिडरिंग द फैक्ट ये 1 लाख करोड़ से भी ऊपर का फंड मैनेज करते हैं। उससे भी ज़्यादा 2-3 लाख करोड़ के ऊपर का फंड मैनेज करते हैं, ये 2 लाख करोड़ के आसपास का। तो उस लेवल का फंड मैनेज करने वाले म्यूचुअल फंड हाउस के ऊपर 1830 करोड़ का एक एलिगेशंस है। और वो एलिगेशंस अभी का भी नहीं है, लगभग 7-8 साल एवरेज पकड़ लो, 7-8 साल पुराना है। तब का है जब ये निपॉन म्यूचुअल फंड हाउस नहीं कहलाता था, रिलायंस म्यूचुअल फंड कहलाता था, उस ज़माने का है। तो आप में से कई लोग शायद उस वक्त स्कूल कॉलेज में रहे होंगे, तो ये उस ज़माने की बात है। और अब इन्वेस्टिगेशन इस पे जारी है। अभी इसका कोई कंक्लूजन नहीं आया है। देखिए दोस्तों, होता यह है कि जब सेबी किसी भी फंड हाउस पे इंक्वायरी करता है तो उसके इन्वेस्टिगेशन में समय लगता है और उसका रिज़ल्ट आने में भी समय लगता है। अब जैसे कॉन्ट पे जब इंक्वायरी हुई थी तो आई थिंक उसका रिज़ल्ट आने में 2-3 या 4 हफ्ते लग गए थे। और उसके बाद वो अपना कंक्लूजन देते हैं कि सेबी को क्या लगता है कि क्या फ़ंड हाउस इसमें दोषी पाया गया है या नहीं पाया गया। जनरली अगर दोषी पाया जाता है तो उस पर पेनल्टीज़ लगाई जाती है, और भविष्य में ऐसा ना हो उसके लिए कुछ प्रबंधन यो तय किया जाता है सेबी और फंड हाउस के बीच में। अब दोस्तों, हुआ ये है कि निपॉन ने 1830 करोड़ रुपए का जो पैसा था वो जनरल पब्लिक, आपके और हमारे जैसे लोगों से उठाया, एसआईपी वैसआईपी जो करते होंगे उस ज़माने में। और वो यस बैंक के, क्या लिखा हुआ है ये, यस बैंक के 81 बॉन्ड्स में लगवा दिया। और उसके बाद यस बैंक के साथ क्या हुआ है आप लोगों को पता है ही। यस बैंक तो हो गया था ऑलमोस्ट बैंक। और वो ये जो बॉन्ड्स थे ये सब राइट ऑफ कर दिए गए, यानी कि इसके एवज में निपॉन म्यूचुअल फंड हाउस को कुछ भी नहीं मिला, मतलब ज़ीरो हो गई इनकी वैल्यू। 1830 करोड़ रुपए की वैल्यू बिल्कुल ज़ीरो हो गई। अब सेबी का ये कहना है कि भैया आपने 1830 करोड़ रुपए लोगों से जुटाए थे, वो आपने इधर लगाए थे, वो वैल्यू हो गई है ज़ीरो। हालांकि ये मामला उजागर होने में इतना समय क्यों लगा मुझे नहीं पता, क्योंकि अ, ये केस तब बना होगा, जाहिर सी बात है 8 साल पहले जब इन्होंने डाले होंगे, 2016 17 18 में बॉन्ड खरीदे होंगे, तब एकदम तो यस बैंक डूबा नहीं था। यस बैंक डूबा जब था, एग्जैक्टली मुझे ईयर भी याद नहीं है, 2019-20 में जब भी होगा, तो तब ये चीज़ बाहर आनी चाहिए थी कि भैया यहाँ पे तो एक फ़ंड हाउस के बॉन्ड्स भी खरीदे हुए हैं और वे इनकी वैल्यू ज़ीरो हो गई, यानी कि इन्वेस्टर की वैल्यू ज़ीरो हो गई। बट ये बात दबी रही और ये बात अब बाहर आई है, और अब से भी इस पे इंक्वायरी कर रहा है। और मुझे लग रहा है कि इस केस में फंड हाउस दोषी पाया ही जाएगा, जहाँ तक मुझे लग रहा है, क्योंकि बॉन्ड्स तो खरीदे हैं, इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि निपॉन म्यूचुअल फंड ने उसके यस बैंक के 81 बॉन्ड्स खरीदे थे और जिनकी वैल्यू ज़ीरो हो गई थी। ये बात तो 100% श्योर है कि बॉन्ड खरीदे थे उनकी वैल्यू ज़ीरो हो गई थी। अब जाहिर सी बात है, निपॉन ने अपने चाचा के लिए तो ये बॉन्ड नहीं खरीदे होंगे, अपने पापा के लिए तो नहीं खरीदे होंगे, आप लोगों का पैसा था तो आप लोगों के लिए खरीदे होंगे, आप लोगों को रिटर्न देने के लिए खरीदे होंगे। जब आप म्यूचुअल फंड के अंदर वो जाके होल्डिंग्स पढ़ते हैं ना, होल्डिंग्स में कहीं 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 जगह लिखा भी आता है बॉन्ड्स, गोल्ड सिक्योरिटीज़ बॉन्ड्स ऐसे। तो ये लोग शेयर्स के अलावा भी कहीं बॉन्ड्स वगैरह में इन्वेस्ट कर देते हैं, ताकि एक सेफ रिटर्न आपको वहाँ से मिल सके या कोई अच्छी स्कीम मिल जाती है, क्योंकि ये तो बल्क डील करते हैं जनरली बैंक के साथ डायरेक्टली। तो अगर बैंक बोलता है ठीक है मैं आपको 10% दे दूंगा रिटर्न या 9% दे दूंगा, ये एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल दे रहा हूँ, तो फंड हाउस कहता है चलो भाई मैंने इतनी जगह तो पैसा डाला हुआ है इतने सारे शेयर्स में, यहाँ पे भी डाल लेते हैं, यहाँ पे फिक्स 9-10% निकल आएगा। तो इस तरीके से फंड हाउसेज वो बॉन्ड्स वगैरह खरीद लेते हैं, तो इन्होंने भी वो बॉन्ड्स खरीदे होंगे। अब वो बॉन्ड्स की वैल्यू तो हो गई ज़ीरो,
तो अब सेबी कह रहा है कि भैया तुमने इन्वेस्टर का 1830 करोड़ रुपया डुबाया था, इसका क्या करना है, कैसे तुम इसको अब अब बेनिफिट दोगे अपने कस्टमर्स को वापस, ये तो उनका नुकसान करवाया तुमने। इस तरीके से तुम कल को 1830 करोड़ तुमने तब डुबाया था, अब तुम 18,000 करोड़ डुबा रहे हो कहीं जाके, तो इसकी जांच तो बनती है। और फिलहाल हमें रुकना पड़ेगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा मैं नहीं बोलना चाहूँगा इस पर, जब तक जांच चल रही है, इंक्वायरी चल रही है। सेबी एक गवर्नमेंट संस्था है, उसको पूरी निष्पक्षता के साथ जांच करनी चाहिए और रिजल्ट सबके सामने आना चाहिए दोस्तों। अब आप लोग कहेंगे 2 लाख करोड़ से ऊपर का यू नो पोर्टफोलियो मेंटेन करने वाली कंपनी, उसको 1830 करोड़ रुपए से क्या ही फ़र्क पड़ रहा है। लेकिन 1830 करोड़ की बात नहीं है दोस्तों, ये पैसा तो आम जनता का है ना, आपके मेरे जैसे लोगों का है। आज 1830 करोड़ है, कल कोई 18,000 करोड़ भी बन सकता है, 1 लाख करोड़ भी बन सकता है। तो एक पैमाना होना चाहिए कि किसके बेसिस पे, किस आधार पे ये लोग ऐसा कर रहे हैं, और अगर ऐसा करते हैं और इन्होंने जनरल पब्लिक के पैसे को रिस्क पे डाला है, और यही काम तो सेबी का है, ये देखना कि जनरल पब्लिक के पैसे को रिस्क में ना डाला जाए, जो मापदंड है उसके अनुसार ही ये फंड हाउसेस पैसा इन्वेस्ट करें, और एक एक रुपए की जानकारी इनको सेबी को देनी पड़ती है। तो सेबी यहाँ पे अच्छा काम कर रहा है। सेबी का चाबुक इन फंड हाउसेस पे पड़ते रहना चाहिए समय समय पे। मुझे ये भी पता है कि जब ये चाबुक किसी भी फंड हाउस पे पड़ेगा तो उसके रिटर्न्स इम्पैक्ट हो सकते हैं। अब यहाँ पे रिटर्न म्यूचुअल निपॉन म्यूचुअल फंड के इम्पैक्ट होंगे या नहीं होंगे, इस पे थोड़ा सा मुझे संशय है। संशय मतलब डाउट है। ऐसा इसलिए क्योंकि एक तो ये केस बहुत पुराना है, प्लस जो अमाउंट इन्वॉल्व है वो इतना बड़ा नहीं है, ठीक है। लेकिन फिर भी, क्योंकि फंड हाउसेज सिर्फ इस बेसिस पे नहीं चलते कि वो अच्छा रिटर्न देते हैं, फंड हाउसेस इस बेसिस पे भी चलते हैं कि वो एक ट्रांसपेरेंट और एक क्लीन ऑर्गेनाइजेशन है, जो आपके पोर्टफोलियो को अच्छे से मैनेज कर रही है, क्योंकि लोगों की जीवन भर की कमाई म्यूचुअल फंड हाउसेस में लगी रहती है। और ऐसे में अगर ये फंड हाउसेस कुछ गड़बड़ कर देते हैं तो आपके लाइफ टाइम के रिटर्न इम्पैक्ट हो सकते हैं। तो इसीलिए इन फंड हाउसेस पे सेबी की इंक्वायरी और चाबुक लगातार पढ़ते रहना चाहिए। अभी क्वांट पे हुआ था, उससे पहले एक्सिस पे हुआ था, अब निपॉन की बारी है। बिल्कुल होना चाहिए। और अगर ये दोषी पाए जाते हैं तो इनकी पेनल्टीज़ भी पड़नी चाहिए, बिल्कुल पेनल्टी पड़नी चाहिए, ताकि ये भविष्य में किसी भी तरीके का ऐसा गलत कदम उठाने से पहले 100 बार सोचे। हालांकि बॉन्ड्स खरीदने में कोई बुराई नहीं है, बॉन्ड्स तो लगभग सभी फंड हाउसेस खरीदते हैं, लेकिन अब सेबी इसमें अपनी जांच में क्या बोलता है कि किस तरीके से खरीदने चाहिए थे, या डिस्क्लोजर नहीं किया इन्होंने, जो भी किया उसकी जानकारी मुझे भी नहीं है। तो सेबी अब जो बोलता है वो आने वाले वीडियोस में कभी ना कभी मैं आपको बता दूंगा कि सेबी ने क्या किया है। लेकिन हाँ, अब इसका इम्पैक्ट पड़ भी सकता है निपॉन के म्यूचुअल फंड्स पे, और नहीं भी पड़ सकता है। जहाँ तक मुझे लगता है थोड़ा बहुत इम्पैक्ट पड़ेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं जो ट्रस्ट होता है, एक कॉमन मैन का जो ट्रस्ट होता है, जो विश्वास होता है, वो हिल जाता है जब इस तरह की चीज़ होती है। तो कहीं ना कहीं ये कॉन्ट के साथ भी हुआ था, उसके फंड्स भी ड्राई अप हो गए थे। अब हालांकि वहाँ पे सिचुएशन इंप्रूव हो रही है, लेकिन निपॉन के साथ भी ऐसा हो सकता है। देखिए, फ़िलहाल ये प्रेडिक्ट करना बहुत मुश्किल है कि निपॉन के म्यूचुअल फंड्स यू नो अंडर परफॉर्म करेंगे या नहीं, लेकिन अगर अंडर परफॉर्म करते हैं तो भी कोई घबराने की बात नहीं है। आप इन्वेस्टेड रहिएगा निपॉन के म्यूचुअल फंड्स में। हाँ, ये एक केस ज़रूर हुआ है, उनकी साख पर बट्टा ज़रूर लगा है, लेकिन आपको ये बात माननी पड़ेगी कि निपॉन एक ट्रस्टेड हाउस है, रिलायंस का बैक है इसको, और सालों से इसने बहुत अच्छे रिटर्न लोगों को दिए हैं। तो एक गलती के लिए आप उसे बिल्कुल ही नज़रों से गिरा नहीं सकते। इम्पैक्ट अगर आता है, थोड़ा सा फंड्स ड्राई अप होते हैं, तो उसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। और लोग जनरली पूछते हैं कि भैया ये जो म्यूचुअल फंड हाउसेज है, इन्होंने तो शेयर्स में इन्वेस्ट कर रखा है, तो शेयर्स तो अलग अलग कंपनियों के हैं, उन कंपनियों के पैसे वैल्यू तो बढ़ रही है या घट रही है, अगर बढ़ती है तो इसकी एनएवी कैसे गिर सकती है। देखो, मोटा मोटा मैं बता देता हूँ होता क्या है। देखो, म्यूचुअल फंड हाउसेज जब किसी शेयर्स में इन्वेस्ट करते हैं ना, तो ये एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है, ठीक है। चर्निंग होती रहती है, बाय सेल होता रहता है, ठीक है। अब जितना उन्होंने इन्वेस्ट कर दिया है, तो जनरली आम पब्लिक को लगता है उन्होंने जिन शेयर्स में इन्वेस्ट कर दिया बस वो लेकर बैठे रहते हैं। ऐसा नहीं है, ठीक है। जब भी इनको लगता है कि शेयर ने अपनी पीक वैल्यू पकड़ ली है, ठीक है, मान लो एक शेयर पे ये एंटर किए 100 रुपये पे, और वो शेयर पहुंच गया 150 रुपये पे या 200 रुपये पे, तो ये एग्ज़िट भी लेते हैं, और एग्ज़िट लेके उस पैसे को दोबारा किसी और शेयर्स में डालते हैं। और कभी कभी इनको 2-2 3-3 साल तक भी वेट करना पड़ता है, ठीक है। अब 2-3 साल तक
ये पैसा डाल के बैठ गए हैं मान लो, अब अगर पीछे से नया पैसा नहीं आएगा, तो जब नई अपॉर्चुनिटी आएगी, अब ये तो व्यू 2-3 साल का बना के बैठे हैं, या वो पैसा तो शेयर्स में इन्वेस्टेड है तो वो निकाल नहीं सकते। अब जब नई अपॉर्चुनिटी आएगी उसमें इन्वेस्ट करने के लिए, एंटर करने के लिए इनको नया पैसा भी तो चाहिए। और जब इस तरह की कोई चीज़ होती है उससे क्या होता है, फंड्स कम हो जाते हैं, ड्राई अप होने लगते हैं, जैसे कॉन्ट के साथ भी हुआ। तो उससे क्या होता है कि पैसे का जो इनफ्लो है जो लगातार चलता रहता है वो कम हो जाता है, और ये नई अपॉर्चुनिटी जो होती है उसमें इन्वेस्ट नहीं कर पाते। अब अपॉर्चुनिटीज़ तो आती रहती है, कंटिन्यूस रहती हैं। आजकल देखो, अब कई सारे ब्लू चिप कंपनियों के शेयर बहुत सस्ते में मिल रहे हैं, तो एक अपॉर्चुनिटी है। लेकिन अचानक से इस वक्त आपके फंड हाउस पे इंक्वायरी हो जाए, तो अचानक से क्या होता है, जैसे मान लो रोज के 1,000 रुपये आ रहे हैं, तो अचानक से वो 1,000 रुपये घट के 800 हो जाएंगे, 700 हो जाएंगे, 500 हो जाएंगे। तो उससे क्या होता है, उनकी जो प्लानिंग होती है कि हमें इन 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 सस्ते शेयर्स को खरीदना है ताकि 6 महीने बाद, साल भर बाद अच्छे रिटर्न मिले, वहाँ पे इम्पैक्ट पड़ जाता है। और अचानक से फिर ये होता है कि वो सही समय पे सही फंड्स नहीं खरीद पाते। और भी बहुत सारे रीज़न होते होंगे दोस्तों, हर चीज़ तो फंड हाउसेस के डिस्क्लोज नहीं होती, लेकिन ये जानकारी मैंने एक ऐसे बंदे से पाई थी जो एक्चुअली में म्यूचुअल फंड में काम करता था, म्यूचुअल एएमसी में ही काम करता था, तो मुझे वहाँ से पता चला था। तो ये कंटिन्यूस चर्निंग का प्रोसेस है, इसमें नए फंड्स की भी ज़रूरत होती है, और जैसे ही नए फंड्स इम्पैक्ट होते हैं तो उनके रिटर्न भी इम्पैक्ट हो जाते हैं अगले 4-6 महीने के लिए। तो इस वजह से ऐसा होता है। अब आपने ये तो जान लिया कि निपॉन के ऊपर इंक्वायरी हो रही है। अब आपकी जो एसआईपीस चल रही है निपॉन की, प्लीज़ उसे डिसकंटिन्यू मत कीजिएगा कि भैया कॉन्ट से भी हमने डिसकंटिन्यू कर दिया था, अब हम निपॉन से भी डिसकंटिन्यू कर देंगे। मैं अपने एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ, फंड हाउसेस पे इंक्वायरी होना, सेबी की इंक्वायरी होना एक आम बात है, अनटिल एंड अनलेस ये कोई बहुत बड़ा घपला ना कर दें। देखिए 1830 करोड़ का हुआ है, ठीक है, एक चाबुक इनके ऊपर पड़ेगा अगर इन्होंने दोषी पाया गए, पेनल्टी भी इन पे लग सकती है। और आप अपनी एसआईपी चलते रहना। हाँ, अगर आपको लमसम की अपॉर्चुनिटी मिलती है तो फिलहाल निपॉन में लमसम मत डालना, ठीक है, किसी और फंड में डाल लेना। जैसे पिछले कुछ समय से मैं कॉन्ट में लमसम डालने के लिए मना कर रहा था, लेकिन एसआईपी डालते रहो। अब तो आप कॉन्ट में भी लमसम डाल सकते हो अगर मौका मिले, लेकिन फिलहाल निपॉन में मत डालना, ठीक है। मान लो मार्केट गिर जाती है तब बाकी फंड हाउसेस पिक कर लेना। अब देखो ऐसी सिचुएशन में, जो ये सिचुएशन है, जो मेरा फॉर्मूला है डाइवर्सिफिकेशन का कि एक ही कैटेगरी के अलग अलग फंड ले लो, वो काम आता है। ऐसी सिचुएशन में वो आपके जो यूट्यूबर बोल रहे हैं ना बड़े बड़े, वो वाला तरीका काम नहीं आता। भैया मेरे को तो यूट्यूबर ने बोला था, मैंने निपॉन का स्मॉल कैप ले रखा है, बस मेरे पास एक ही स्मॉल कैप है निपॉन का। अब निपॉन तो अंडर परफॉर्म करेगा 6 महीने तक, फिर 6 महीने तक तुम हो जाओगे रेस्टलेस, तुम कहोगे रिटर्न ही नहीं आ रहा। जैसे कॉन्ट में था, मेरे वीडियोस में कई लोगों के कमेंट में सेक्शन वीडियोस के नीचे कमेंट आते हैं कि भैया हमने तो यूट्यूबर के कहने पे केवल एक ही स्मॉल कैप लिया था कॉन्ट का, 6 महीने से रिटर्न नहीं आए थे, हमने बेच दिया। तो अब देखो, तुमने उस यूट्यूबर के कहने में सिर्फ एक फंड में इन्वेस्ट किया और 6 महीने तक 0% रिटर्न, नेगेटिव रिटर्न पाया ना, नेगेटिव 3-4%। इसीलिए मैं कहता हूँ कि ऐसी मनोस्थिति में, ऐसी परिस्थिति में पढ़ते क्यों हो, क्योंकि तुम्हारा माइंड इतना स्ट्रांग है नहीं, ठीक है। 3 साल के अंदर 80-90% म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर बेच के चले जाते हैं। तो मुझे पता है कि मेरे वीडियो देखने वाले भी 70-80-90% लोग 3 साल के अंदर चले जाएंगे। तो 3 साल में अगर कमाना है तो आपको डाइवर्सिफाई करके रखना है ना। अप्रोच तो तुम लेते हो टॉप यूट्यूबर की, टॉप यूट्यूबर जो 20 साल तक इन्वेस्ट रहा, वो अपने 20 साल के तजुर्बे से बता रहा है कि 4 फंड ले लो। तुमने 3 साल में चले जाना है, तो मैं तुम्हें तुम्हारे हिसाब से बता रहा हूँ, मैं उसके हिसाब से भी बता सकता हूँ। हाँ, तुम 20 साल तक इन्वेस्ट लेने रहने वाले हो तो 5-6 फंड ले लो। क्या तुम रहने वाले हो 20 साल तक इन्वेस्ट? तो मुझे ये पता है कि जो पब्लिक मेरे वीडियोस देख रही है वो कितने साल तक इन्वेस्ट रहने वाला है, और एवरेज डाटा ये बताता है कि भैया 3 साल के अंदर 80-90% म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर बेच के चले जाते हैं। तो भैया मैं भी ये मानूंगा कि मेरे वीडियोस देखने वाले लोग में से 90%, 80-90% 3 साल के अंदर बेच के चले जाएंगे। तो जब तुम 3 साल के अंदर बेच के चले जाओगे तो उसके हिसाब से बता रहा हूँ ना मैं तुम्हें कि डाइवर्सिफाई करो। पता चला 3 साल में से 1 साल तुम्हारा फंड अंडर परफॉर्म कर रहा है, क्यों अंडर परफॉर्म कर रहा है जी? सेबी की इंक्वायरी चल रही है। तुम कहोगे भैया सेबी की इंक्वायरी चल रही है तो उसमें मेरा क्या कसूर है? तेरा कसूर ये है कि तूने यूट्यूबर की बात सुन के एक ही फंड में इन्वेस्ट किया, अब भुगत नहीं पड़ेगा। तो यूट्यूबर अपने हिसाब से बोल रहा है, वो शायद ठीक भी बोल रहा है, लेकिन वो 20 साल के पर्सपेक्टिव से बोल रहा है, 25 साल के पर्सपेक्टिव से बोल रहा है, 30 साल के पर्सपेक्टिव से बोल रहा है। तुम इन्वेस्ट रहने वाले हो इतना लंबा, अगर रहने वाले हो तो ले लो 5-6 फंड में, मना नहीं कर रहा। लेकिन मुझे पता है अधिकतर लोग नहीं रहने वाले। तो एक रेशनल अप्रोच अपनाओ, डाइवर्सिफाई करो,
स्मॉल कैप के भी तुम्हारे पास निपॉन होता, अकाउंट भी होता, एचएसबीसी होता, एचएसडीसी होता, एक्सिस का होता, एसबीआई का होता, ठीक है। 6 महीने तुम्हारा अकाउंट नहीं चलता, बाकी 5 चलते रहते। 6 महीने तुम्हारा निपॉन नहीं चलेगा, बाकी 5 चलते रहेंगे। तुम्हारा रिटर्न तो बनता रहेगा ना। लेकिन तुमने सारा एक ही फंड में डाल दिया, आप बैठे रहो भैया, मैंने तो यूट्यूबर की बात सुनी थी, सुन लो भाई यूट्यूबर की बात। हम तजुर्बे से बता रहे हैं, तो हमारी बात तुम्हें गलत लगती है, यूट्यूबर तुम्हें बढ़िया बढ़िया माइक लेके बढ़िया कोट पहन के बता रहा है, तुम सुन लो बड़े यूट्यूबर की बात, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। तो आई थिंक मैं इस टॉपिक पे अब काफ़ी बात कर चुका हूँ, वीडियो भी काफ़ी लंबा होता जा रहा है, इतना समय खाना नहीं चाहिए था मुझे, माफ़ी चाहूँगा। तो आई थिंक निपॉन म्यूचुअल फंड में मैं क्लियर कर चुका हूँ कि आपको लमसम नहीं डालना है, और अपनी एस आई पीज़ कंटिन्यूस करनी है। और रोज़ रोज़ अब इसके रिटर्न मत देखना, अगर अंडर परफॉर्म करता है तो आने वाली वीडियोज़ में बता दूंगा कि इम्पैक्ट आने लग गया है। मुझे लगता है थोड़ा बहुत इम्पैक्ट तो आएगा, अब कितना आएगा ये देखने वाली बात है। लेकिन आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद, गुड बाय।